तेजस MK2 में तेजस MK1 के मुकाबले एक छोटे साइज के रडार को लगाने का फैसला क्यों किया गया है और क्या इससे तेजस MK2 के रडार की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई खास असर पड़ने वाला है। HAL के द्वारा बनाया जा रहा 13 टन क्लास की इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर एक वर्ल्ड क्लास की हेलीकॉप्टर बनने वाला है, जिसको HAL अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के अलावा एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है। तेजस MK2 की वेपन पैकेज अभी वर्तमान की सभी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले किस वजह से सबसे ज्यादा खतरनाक और फ्लेक्सिबल होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के राफेल्स को काउंटर करने के लिए चाइना की तरफ से अभी J-20 एयरक्राफ्ट को बड़ी मात्रा में अपनी एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया गया है और अंत में HAL और Wipro 3D की तरफ से अभी जॉइंटली एरो इंजन की पार्ट्स को 3D प्रिंटिंग की मदद से मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 यानी कि LCAF MK2 को लेके है। तो रिसेंटली एरो इंडिया शो के दौरान तेजस MK2 की जो नई मॉडल को डिस्प्ले किया गया था, उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को मिला था और अभी तेजस MK2 प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से दिए गए एक लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया है कि LCAF MK2 का जो नोज सेक्शन होने वाला है वो साइज में तेजस MK1 से लगभग 270 mm के आसपास छोटा होने वाला है और इसी वजह से सवाल किया गया था कि अगर इसका फ्रंटल कोन सेक्शन तेजस MK1 के मुकाबले छोटा होने वाला है तो इसमें जो रडार एंटीना प्लेस किया जाएगा वो भी साइज में तेजस MK1 के रडार के मुकाबले छोटा होने वाला है। लेकिन फिर भी तेजस MK2 में जो उत्तम ऐसा रडार लगने वाला है उसमें तेजस MK1 में लगने वाली उत्तम ऐसा रडार के मुकाबले ज्यादा TR मॉडल रहने वाले हैं। एक और बात मैं बताना भूल गया कि HAL और DRDO के बीच अभी उत्तम ऐसा रडार को तेजस MK1 के लिए तैयार करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए MOU को साइन किया गया है। अब तेजस MK1 में जो उत्तम ऐसा रडार मौजूद रहने वाली है उसमें लगभग 780 के आसपास TR मॉडल रहने वाले हैं, जबकि LCMK2 में लगभग 992 TR मॉडल रहने वाला है, जो कि लगभग 1000 के आसपास है। अब अगर तेजस MK2 की फ्रंटल कोन सेक्शन थोड़ा सा और बड़ा होता तो इसमें उत्तम ऐसा रडार की एक बिगर वेरिएंट को प्लेस किया जा सकता था, जिसमें लगभग 1100 से 1200 के आसपास TR मॉडल रह पाते थे। लेकिन हाल ही में इसकी IRST पोजीशन और रिफिलिंग पॉड की जो पोजीशन को मॉडिफाई करने की वजह से इसकी फ्रंटल कोन सेक्शन को थोड़ा रिड्यूस किया गया है और अभी ये इंडियन एयरफोर्स के रिकमेंडेशन की वजह से किया गया था। लेकिन अगर हम इसे दुनिया भर की टॉप एयरक्राफ्ट में लगे AESA रडार के साथ कंपेयर करें तो F-35 में लगे APG-81 रडार में लगभग 1200 के आसपास TR मॉड्यूल मौजूद हैं। राफेल में लगे RB-2 AESA रडार में 838 TR मॉड्यूल हैं और हमारे जगुआर में जो ELTA 2052 AESA रडार लगे हुए हैं उसमें 320 के आसपास TR मॉडल मौजूद है और खास करके SU-57 में हाल ही में इंटीग्रेट किए गए नए SH-121 AESA रडार में लगभग 1550 के आसपास TR मॉडल मौजूद है। उस हिसाब से देखें तो तेजस MK2 में जितने भी TR मॉडल हैं ये उस साइज के एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफी सही है और साथ ही तेजस MK2 में रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल्स का भी काफी भर के इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से इसका RCS तेजस MK1 के मुकाबले और MK1 के मुकाबले भी काफी कम होने वाली है। अगला अपडेट HAL की 13 टन क्लास की मल्टीरोल हेलीकॉप्टर को लेके है। आप सभी को पता होगा कि HAL की तरफ से अभी इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर को डेवलप किया जा रहा है और अभी इसकी डेवलपमेंट से जुड़े हुए ऑफिसर का कहना है कि एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर होने वाला है और जब तक इसको लॉन्च किया जाएगा तो ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हेलीकॉप्टर होने वाली है। ये एक 13 टन क्लास का हेलीकॉप्टर होने वाला है जो कि अपने साथ एक ही बार में 36 ट्रूप्स को कैरी कर सकता है और ये आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए एक आइडियल चॉइस होने वाला है और आगे चल के हमारे तीनों सर्विस में ऐसे 314 हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें से लगभग 230 के आसपास सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में ही शामिल किए जाएंगे। एरो इंडिया शो के दौरान बताया गया था कि अभी इसकी प्रिलिमिनरी डिजाइन फेज चल रही और 2022 की शुरुआत से पहले इसको डेवलप करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल मिलने का उम्मीद किया जा रहा है और एक बार क्लियरेंस मिलने के बाद HAL इसकी पहली यूनिट को आने वाले 4 सालों के अंदर डेवलप करने वाली है और इसकी फ्लाइट टेस्टिंग को कंडक्ट करने वाला है। इसके अलावा इसकी 3 से 4 प्रोटोटाइप और बनाया जाएगा जिसको वेरियस टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और 2028 तक इसे सर्विस में शामिल करने के लिए तैयार किया जाने वाला है। इसमें 5 ब्लेड मेन रोटर के साथ साथ 4 ब्लेड टेल रोटर का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें 75% के आसपास इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है और ये और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी इसमें जो इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा उनको आउटसोर्स करने का फैसला किया जा रहा है और अभी HAL 2 कंपनी के साथ इसको लेके बातचीत कर रही है जो कि आगे चल के इसके लिए इंजन को सप्लाई करने वाले हैं।
इसमें दो 2800 हॉर्स पावर के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसको सी लेवल में भी लगभग 4 टन तक की पेलोड को कैरी करने की कैपेसिटी देने वाला है। इसकी रेंज की बात करें तो ये लगभग 800 किलोमीटर तक होने वाली है और इसकी टॉप स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होने वाली है। और सबसे खास बात यह कि इसको आर्म्ड भी किया जा सकता है और इसमें 2 शॉर्ट विंग्स भी दिए जाएंगे, जिसमें 4 हार्ड पॉइंट्स होने वाले हैं और इसमें ये लगभग 1600 केजी के आसपास की पेलोड को कैरी कर सकेगा। यानी कि इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या रॉकेट वगैरह कैरी किया जा सकता है, जो कि जरूरत पड़ने पर क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए काम आ सकता है। अगला अपडेट तेजस MK2 की वेपन पैकेज को लेकर। हाल ही में ये बात सामने आया था कि तेजस MK2 या LCA-F MK2 के लिए अभी पहले से ही वेपन पैकेज को तैयार किया जा रहा है और ईडी के मुताबिक तेजस MK2 आगे चल के एक वाइड वैरायटी के वेपन्स को फायर करने वाला है और इसमें इंडियन ओरिजिन वेपन्स के साथ साथ रशियन ओरिजिन और यूरोपियन ओरिजिन वेपन भी शामिल होने वाले हैं। इन सबको अभी जल्दी से ही फाइनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले 18 महीनों के अंदर ही LCA-F MK2 की पहली प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा, जिसके बाद 2023 तक इसकी टेस्ट फ्लाइट को शुरू करने का एम रखा गया है। इसी बीच जब तक HAL की तरफ से तेजस MK2 की थर्ड प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाएगा, उसी वक्त से इसमें अभी फाइनल किए गए वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया जाएगा, ताकि जब इनको सर्विस में शामिल करने के लिए क्लियरेंस दिया जाए तो तब किसी भी वेपन्स को इसमें इंटीग्रेट करने के लिए एडिशनल टाइम की और इंटीग्रेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तेजस MK2 में जो सबसे बेहतरीन वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने का बात किया जा रहा है वो मिट्योर मिसाइल और माइका मिसाइल होने वाली है और ये दोनों मिसाइल किसी भी तरह के डॉग फाइट सिचुएशन में गेम चेंजर बनने वाले हैं। इसके अलावा इसमें रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल, अस्त्र, एसराम, स्पाइस फैमिली के सभी मिसाइल, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और कई तरह के गाइडेड या फिर अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी कैरी किया जा सकता है। और ये सब इसी वजह से पॉसिबल हो रहा है क्योंकि इसमें हमारे इंडिजिनस रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर किसी इजरायली ओरिजिन रडार का इस्तेमाल करते हैं, MBDA की तरफ से कभी भी मिट्योर मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट करने के लिए इजाजत नहीं दिया जाता। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और कई बॉर्डर मीटिंग के बाद भी अभी तक भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव को कम करने के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। इसी बीच चाइना एडिशनल सरफेस और मिसाइल सिस्टम को अपनी लासा सिटी के आसपास डिप्लॉय कर रहा है, जहां पर लद्दाख से चाइना की सबसे नजदीकी एयरबेस मौजूद है। ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना को ऐसा लगता है कि भारत अभी चाइना के ऊपर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है, फिर हो सकता है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चाइना के ऊपर ऑफेंसिव स्ट्राइक किया जा सकता है, जिस वजह से वो पहले से ही अपने सरफेस और मिसाइल सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि भारत कभी भी पहले हमला नहीं करने वाला है, जबकि चाइना अभी सिर्फ सरफेस और मिसाइल सिस्टम नहीं बल्कि आर्टिलरी सिस्टम, ट्रूप्स और आर्मर्ड यूनिट को भी डिप्लॉय कर रहा है। और अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 82 किलोमीटर की दूरी पर चाइना की तरफ से कुछ फेस डिप्लॉयमेंट किया गया था, जहां पर करीब 35 हैवी आर्मर्ड व्हीकल के साथ 4 PLZ-83 आर्टिलरी गन को भी स्पॉट किया गया था। पिछले कई दिनों से जब से विंटर आया और लद्दाख में टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हुआ है, उसके बाद चाइना की तरफ से यहां से लगभग 10,000 के आसपास ट्रूप्स को रिड्यूस किया गया था, लेकिन बदले में चाइना इनको अपनी अंदरूनी एरिया में ले जाकर वहां पर कुछ डिस्टेंस की दूरी पर इनको डिप्लॉय कर रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर इनको तुरंत ही बॉर्डर में लाया जा सके। अगला अपडेट भी भारत और चाइना को लेकर, जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि भारत को 2022 तक सभी राफेल जेट को डिलीवर कर दिया जाएगा और इसी साल अप्रैल तक ही हमारे पास 14 से 15 के आसपास राफेल मौजूद होने वाला है। अब इस बात को लेकर चाइना भी अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स के राफेल्स को काउंटर करने के लिए चाइना की तरफ से अभी अपनी सबसे बेहतरीन J-20 एयरक्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। सुनने को मिला है कि चाइना की तरफ से अभी अपनी J-20 की प्रोडक्शन रेट को भी काफी हद तक इंक्रीज किया गया है। हाल ही में ही चाइना की तरफ से गोबी डेजर्ट में डिनसिन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसमें चाइना की तरफ से अपने H-6 बॉम्बर के साथ साथ लगभग 6 J-20 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया और इस एक्सरसाइज के दौरान चाइना की तरफ से लाइव फायरिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसमें हो सकता है चाइना की तरफ से रियल वर्ल्ड कंडीशन में अपने एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स की परफॉर्मेंस को चेक करने की कोशिश किया जा रहा था। अब इन दोनों ही एयरक्राफ्ट की बात करें तो दोनों ही अभी लद्दाख के करीब मौजूद एयरबेस में तैनात किए गए हैं और स्पेशली J-20 की बात करें तो इसको चाइना अपनी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बताता है और अभी चाइना के पास ऐसे 50 के आसपास एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल कंडीशन में है।
अब J-20 भले ही एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ फ्रंट सेक्शन से ही स्टेल्थी है, जबकि रियर से इसका रडार क्रॉस सेक्शन एक नॉर्मल 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बराबरी की है, क्योंकि अभी भी इसमें जो इंजन्स का इस्तेमाल होता है वो सोवियत ओरिजिन इंजन्स के डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। और भले ही चाइना इसमें अपनी WS-15 इंजन को या फिर WS-10 इंजन को लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दोनों ही इंजन भी पुराने सोवियत ओरिजिन इंजन की कॉपी है। लेकिन ये J-20 की वर्तमान KL-31 इंजन के मुकाबले ज़्यादा थ्रस्ट को जनरेट करने वाला है। अब चाइना जानबूझकर J-20 को बड़ी मात्रा में इंडक्ट करना शुरू कर चुका है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट्स को इंडियन एयरफोर्स के रफाल के रडार काफी दूरी से डिटेक्ट करने वाले हैं, और जब तक वो रफाल को डिटेक्ट कर पाएंगे उससे पहले ही रफाल उनके ऊपर मिट्योर मिसाइल को फायर कर सकता है, जो कि BBR एंगेजमेंट में इंडियन एयरफोर्स को इस दिलाने वाले हैं। जबकि अगर J-20 को रफाल के साथ भिड़ाया जाता है तो J-20 की रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से रफाल इसको इतनी ज्यादा दूरी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा जितनी दूरी से ये फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। और अगर J-20 रफाल के 100 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है तो वो अपनी PL-15 मिसाइल को फायर करके रफाल को डिफेंसिव मोड में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर J-20 100 किलोमीटर की दूरी से PL-15 मिसाइल को फायर करता है तो ये कभी भी रफाल को हिट करने वाला नहीं है, और इसके लिए J-20 को रफाल की 45 से 50 किलोमीटर के दायरे में आना पड़ सकता है, जो कि PL-15 मिसाइल का ऑप्टिमम नो एस्केप जोन हो सकता है। और ये भी तब हो सकता है अगर चाइना के क्लेम के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज फाइटर साइज एयरक्राफ्ट के लिए 150 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन साथ ही इस रेंज में रफाल आसानी से J-20 को डिटेक्ट कर सकता है, और वहीं पर मेट्योर मिसाइल की नो एस्केप जोन से भी J-20 इतनी आसानी से बाहर निकल नहीं सकता है। पर फिर भी कंबाइन अटैक करने के लिए और रफाल को डिफेंसिव मोड में जाने के लिए मजबूर करने के लिए J-20 चाइना का सबसे बेहतरीन हथियार होने वाला है। और इंडियन एयरफोर्स के नेगेटिव पॉइंट्स ये भी है कि हमारे पास लिमिटेड नंबर में रफाल मौजूद है, जिस वजह से चाइना अभी इनको आउट नंबर करने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से चाइना अभी ज़्यादा मात्रा में J-20 को अपने एयरफोर्स में शामिल करने लगा है। अगला अपडेट भारत और यूएस को लेकर, जैसे कि पहले मैंने आप सभी को बता रखा है कि भारत और यूएस के बीच अभी राजस्थान में एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका नाम युद्धाभ्यास 20 एक्सरसाइज है। इसे अभी राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया जा रहा है, और इसे आने वाले 20 फरवरी तक कंडक्ट किया जाएगा। यूएस के इलेक्शन होने के बाद भारत और यूएस के बीच ये पहला बायलैटरल एक्सरसाइज होने वाला है। वैसे हर बार इस एक्सरसाइज को काउंटर टेरर ऑपरेशन को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन इस बार कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल और हाइब्रिड वॉरफेयर टैक्टिक्स को लेकर दोनों देशों के बीच एक्सरसाइज किया जा रहा है। इसमें यूनाइटेड स्टेट की तरफ से लगभग 250 और हमारे तरफ से भी 250 सोल्जर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें भारत की तरफ से अपने चिनोक हेलीकॉप्टर्स को भी डिप्लॉय किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की चिनोक हेलीकॉप्टर्स को इंडियन आर्मी की व्हीकल्स को एयरलिफ्ट करते हुए देखा गया था। अगला अपडेट 3D प्रिंटेड एरो इंजन कंपोनेंट्स को लेके है। अब सबको पता होगा कि हमारे पास ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट है वो रशियन ओरिजिन से है, और बहुत बार ऐसा हुआ है जहां पर हमें सही टाइम पर रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्ट की स्पेयर पार्ट डिलीवर नहीं किए जाते हैं, और इसी वजह से रशियन एयरक्राफ्ट की सर्विस अवेलेबिलिटी काफ़ी ख़राब रहती है। हालांकि अभी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, लेकिन अभी HAL की इंजन डिवीजन और विप्रो 3D की तरफ से भारत में ही एरो इंजन को बनाने के लिए एग्रीमेंट को साइन किया गया, और अभी एरो इंजन की पार्ट्स को 3D प्रिंटिंग के जरिए मैन्युफैक्चर करने वाला है, और इसके लिए अभी HAL और विप्रो 3D को एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, जिसके बाद वो एरो इंजन की अलग अलग पार्ट्स को ऑफिशियली मेटल 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसमें अभी इंजन की नोजल गाइड वेन यानी कि इनर रिंग्स को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिनको आगे चल के HAL के द्वारा अपने हेलीकॉप्टर्स के इंजन में इस्तेमाल किया जाएगा। और HAL के बेंगलोर डिवीजन के CEO में मिस्टर अमिताभ भट्ट के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की सेगमेंट में एक काफी बड़ा कदम होने जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।